बेंगलुरु के बाद कोलकाता में विपक्ष का महाजुटान हुआ और वहां से इकट्ठे विपक्ष ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला बोला। अगुवाई कर रही थी टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उन्होंने कोरबो लोरबो जीतबो का नारा दिया और कहा कि अब बीजेपी का टाइम खत्म हो चुका है, एक्सपायरी डेट हो गई है अब ये सरकार। इस रैली का क्या मतलब है? 13 दलों के नेता वहां पहुंचे थे, मंच शेयर किया, अपने अपने हिसाब से नारा दिया, मोदी सरकार पे अटैक बोला, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। इसका क्या मतलब है? विपक्ष एकजुट तो हो गया। उधर जब रैली चल रही थी इसी बीच में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ अपने नेताओं पे कार्रवाई के संकेत दिए और साथ साथ में विपक्ष पे अटैक भी किया कि जिसके पास नेता नहीं है, नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, वो जो है हम पे अटैक करने चला है। तो क्या है इस रैली का मतलब और विपक्ष कहां तक मोदी को घेर पाएगा, इस पे हम बातचीत करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। रितेश जी, क्या लगता है इस रैली का क्या संदेश माना जाए? इस रैली का संदेश जैसा आपने सही कहा कि बेंगलोर के बाद कोलकाता में ये विपक्षी एकता की एक बड़ी ग्रुप फोटो दिखाने की कोशिश है। फोटो अपॉर्चुनिटी है ये एक रैली, जिसका मैसेज देश के हर राज्य में, चाहे वो साउथ से चंद्रबाबू नायडू आए हों या कुमार स्वामी आए हों या देवगौड़ा आए हों, चाहे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव गए हों, सतीश मिश्रा गए हों या बिहार से तेजस्वी गए हों, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल गए हों, ये सारे लोग अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर सकें कि हम मोदी के खिलाफ जो लार्जर अलायंस बन रहा है, भले वो स्टेट में हमारा अलायंस ना हो पा रहा हो, भले ये 20 पार्टियां हो सकता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ भी रही हूँ, लेकिन जब नेशनल स्टेज पे टैली काउंट हो तो हम एक साथ दिखें और उस समय मोदी को रोक सकें। तो ये एक जो कोशिश थी ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इसमें बहुत पूरी ताकत झोंक रखी है और बीजेपी की रथ यात्राओं को लेके वहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, अल्टीमेटली नहीं निकाल पाए, अब रैली करने जा रहे हैं। तो और ममता बनर्जी ने आज कहा भी कि ये दंगाई पार्टी है और ये दंगा कराना चाहती है और इसको हम पश्चिम बंगाल में दंगा नहीं कराने देंगे और इनको बंगाल में 0 पे आउट करेंगे और बंगाल ही नहीं, बिहार, यूपी और बंगाल तीनों जगह से उनको 0 पे आउट करेंगे। तो ममता बनर्जी ने बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है, जिसको वो कम्युनल पॉलिटिक्स बोलती हैं, फांसीवादी पार्टी बोलते हैं, सांप्रदायिक पार्टी बोलती हैं और ये सारे नेता बोलते हैं, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे तेजस्वी यादव हों, इन सबों की एक ही दिक्कत है और भाजपा से शिकायत है कि ये चुनाव के वक्त ध्रुवीकरण कराती हैं, दंगे कराती हैं, जिसका फ़ायदा उठा के वो हिंदू वोटों की गोलबंदी हो जाए, जिससे इनके वोट बैंक जो हैं, ओबीसी वोट बैंक, दलित वोट बैंक, वो ओबीसी और दलित अपने आप को हिंदू फील करने लगे ओबीसी और दलित के बजाय और वो भाजपा की तरफ मूव कर सकें। तो एक अच्छी कोशिश ममता बनर्जी की थी, लेकिन उसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नहीं जाना और अपने बजाय मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजना, दो चीज़ की कमी खल रही थी। एक तो बसपा सुप्रीमो मायावती नहीं पहुंची, उन्होंने सतीश मिश्रा को भेजा, और दूसरा यूपीए चेयरपर्सन ना तो सोनिया गांधी पहुंची ना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, अपनी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। तो यहाँ अच्छा, तीसरी बात जो कमी खल रही थी कि इतने दलों के नेता, 13 दलों के नेता वहाँ मंच पे पहुंचे थे, लेकिन जो बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि आपका नेता कौन है, वो नेता नहीं दिखाई दिया। ना किसी ने ममता के लिए सपोर्ट किया कि हमारी नेता ममता होंगे। उसका जवाब ममता बनर्जी ने दिया कि हमारे पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये बोल के इस जवाब को, बीजेपी को ये जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जो 2 लोग नहीं गए, मायावती और यहाँ से राहुल या सोनिया, तो इशारा साफ है कि अगर ममता अपने आप को एक धुरी मान रही हैं कि एंटी बीजेपी फॉर्मेशन जो हो उसमें कांग्रेस सरकार के बाहर से समर्थन दे, सरकार के अंदर से समर्थन दे, या सरकार में कांग्रेस नेतृत्व करे और बाकी लोग समर्थन करें, जैसा भी नंबर जिसके पास हो उस समय की जो स्थिति हो, तो उसमें मायावती भी एक ध्रुव हैं, एक एंगल हैं और अखिलेश मायावती के साथ होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर उनको मायावती और ममता में एक को चुनना हो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तो उनका पलड़ा हमेशा बिल्कुल बिना किसी संकोच के वो मायावती की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि इससे उनका यूपी का रास्ता भी साफ होता है। तो एक तो मायावती का नहीं जाना, उसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है, सतीश मिश्रा को भेज के उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर लिया डिस्टेंस। उसी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अभिषेक मनु सिंघवी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज के अपना पत्ता थोड़ा जो अभी खोला नहीं, कि कल को क्या पता, वो राहुल गांधी खुद से बोल चुके हैं वो किसी भी महिला पीएम कैंडिडेट के लिए तैयार हो सकते हैं, जिसमें ममता हैं, मायावती हैं, ये सब महिलाएं हैं, महिला पीएम कैंडिडेट, और महिला तो उनके घर में प्रियंका गांधी भी हैं।
अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ती हैं। लेकिन इन दोनों का नहीं जाने का मेरे हिसाब से यही एक मतलब है कि एक और कन्फ्यूजन आपको नहीं दिख रहा है? जैसे मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली या पंजाब हरियाणा में गठबंधन नहीं होने जा रहा है और वहाँ पे मंच शेयर कर रहे हैं। इसके पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ था तब दिल्ली में राहुल गांधी के साथ अरविंद केजरीवाल ने मंच तो मैंने कहा अभी आपको कि ये जो सारे लोग थे, इन लोगों ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाया है, जिस ग्रुप फोटो के साथ ये अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे कि भले हम अपने स्टेट में एक दूसरे से लड़ भी रहे हों, लेकिन जब 2019 के चुनाव के बाद फाइनल टैली आ जाएगा, नतीजे आ जाएंगे, उस समय मोदी जी को रोकने के लिए अगर हमारी औकात होगी, ताकत होगी, तो हम एक साथ आ सकते हैं। और एक साथ में आने के बाद हमारा नेता कौन होगा, नहीं होगा, ये उस समय की जो दुविधा होगी वो मायावती होंगी, ममता होंगी या कांग्रेस होंगे, उसकी बानगी आपको अब्सेंट लोगों में नजर आएगी। चलिए हम समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा हो सकता है, या एक मंच पे प्रेजेंस का मतलब ये है, बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है। आम जनता इसको किस रूप में कंसीव करेगी कि आप एक भी हैं और लड़ भी रहे हैं, कांग्रेस से आपका इक्वेशन नहीं बैठ रहा है, एक जगह बिहार में लेफ्ट आपके साथ है, फिर जो है आपके साथ वहाँ पश्चिम बंगाल में लेफ्ट नहीं है, तो ये कुछ कहीं घालमेल कन्फ्यूजन की स्थिति सी नहीं बन रही है? ये बहुत स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं होगी 2019 में, तो जो भी गठबंधन सरकार बनेगी वो भानुमति का कुनबा जोड़ा, यहाँ का ईंटा वहाँ का रोड़ा, ऐसी ही स्थिति होगी जिसी गुजराल साहब के समय में हुई, देवगौड़ा साहब के समय में हुई। वो गठबंधन जो होगा जिसमें छोटे दल जब ड्राइविंग सीट पे होंगे और बड़ी पार्टी जब पीछे चाबुक लेके बैठी होगी, तो वो सरकार कितने तनाव और दबाव में चलेगी, इसको हम सब लोग जानते हैं, पहले भी इस देश ने देखा है। और यही वजह है कि बीजेपी मजबूत सरकार, गठबंधन सरकार पर बहुत सारा दबाव डालती, जोर डालती है अपने पॉलिटिकल कैंपेन में कि कौन सरकार देगा, कौन नेता बनेगा। इनके पास नेता कौन है? ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास बहुत नेता हैं, लेकिन वो बहुत नेता कौन है? वो बहुत नेता जिनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई तैयार हो जाए, वो नेता तो मायावती हो सकती हैं, ममता बनर्जी हो सकती हैं, अखिलेश यादव हो सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई हो सकता है। इनके अलावा तो ऐसा कोई नेता इस कॉम्बिनेशन में नहीं दिख रहा कि जिसको प्रधानमंत्री जिसकी पार्टी का बनेगा, कम से कम उसको 20-25-30 एमपी बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी अभी बीजेपी पे या मोदी सरकार पे आरोप लगता है कि वो अघोषित आपातकाल लागू हुआ है, और 1977 में जो 75 में आपातकाल लागू हुआ था, उसके बाद 77 में जिस तरह से जनता पार्टी बनी और जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ, एक तरह से लड़ाई हुई, उसके बाद कांग्रेस चली गई, क्या उस तरह का विपक्ष एका इस बार कोशिश कर रहा है मोदी के लिए? 75 की बात तो मैं उसका किताबों में मैंने जो पढ़ा है, क्योंकि मेरा तो जन्म ही 81 का है, तो मुझे वो दौर पता नहीं। लेकिन विपक्ष के पास ये मजबूरी है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा है मोदी और भाजपा ने। अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी जीत के लोकसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश एक के बाद एक राज्य, जहाँ पे सरकार नहीं बनने वाली थी वहाँ भी सरकार बन गई, जहाँ कांग्रेस के पास ज़्यादा एमएलए थे वहाँ भी इनकी सरकार बन गई। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जो भाजपा को एक के बाद एक राज्यों में जीत दी और कांग्रेस मुक्त भारत का भी जो नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और भारत के नक्शे पे आप देखेंगे तो अब भगवा काफी सिमट गई। वो तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत ने थोड़ा सा कांग्रेस को और थोड़ा सा जिंदा कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया और भाजपा को थोड़ा सा झटका दे दिया है। नहीं तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने तो कांग्रेस का एक तरह से नामो निशान। एक चीज़ और, मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि वो मैसेज दे रहे हैं अपने तरीके से, यहाँ पे आप जो है कांग्रेस के साथ लड़ेगी, मतलब त्रिकोणीय लड़ाई होगी दिल्ली में। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अकेले उतरेगी, सपा बसपा गठबंधन एक तरफ होगा, एक तरफ बीजेपी होगी अपने सहयोगी दलों के साथ, तो लड़ाई करीब करीब अधिकांश राज्यों में ऐसा सीन बनेगा कि त्रिकोणीय चतुष्कोणीय हो जाएगा। तो उससे अल्टीमेटली नुकसान किसको है? बीजेपी तो एकदम सामने दुश्मन दिख रही है, नुकसान तो विपक्ष अपना ही करेगा ना ऐसा करके। हाँ बिल्कुल, अगर विपक्षी एकजुट नहीं होंगे तो उसका फायदा भाजपा को ही मिलेगा। वैसे उत्तर प्रदेश में लोग ये कह रहे हैं कि जो पता नहीं सच होगा या नहीं होगा, क्योंकि वोटर आजकल नेताओं से ज़्यादा होशियार है। हम लोग सोचते रहते हैं हंग असेंबली होगा, हम सारे पत्रकार और ये जितने चुनाव विश्लेषक हैं ये सब अनुमान लगाते रहते हैं कि हंग होगा, और पब्लिक बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का आदेश दे देती है। तो अगर कांग्रेस, मायावती और सपा के गठबंधन से बाहर है तो एक खतरा भाजपा को, एक खतरा इनको है कि इनके जो सेकुलर वोट्स हैं वो डिवाइड होंगे। दूसरा खतरा भाजपा को यह है कि उसका
अपर कास्ट वोट डिवाइड हो सकता है। कांग्रेस जो है वह मूल रूप से तो अपर कास्ट पार्टी मानी जाती रही, इसीलिए अलग अलग राज्यों में कहीं ओबीसी नेता का उभार हुआ, लालू यादव का, मुलायम सिंह यादव का, या दलित नेता के रूप में मायावती उभरी, रामविलास पासवान उभरे। तो ये जो कास्ट बेस्ड लीडर्स उभरे वो इसलिए उभरे क्योंकि इन सारे वोटर तो पहले कांग्रेस के ही थे, तो वहाँ से ये सब निकल के आए। तो उस स्थिति में अब कांग्रेस किसका वोट खाती है वो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सपा बसपा का सोचना है। उसमें दो एंगल आ रहे थे। एक तो ये आ रहा था कि अपर कास्ट का वो वोट लेती है, दूसरा ये मानना था कि जैसे ही मोदी वर्सेज राहुल होगा उसमें मोदी भारी पड़ जाएंगे, इस वजह से भी उन्होंने किनारे रखा। ये भी एनालिसिस हो रही है, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी आदमी जब एक तरफा किसी एक व्यक्ति पे या एक पार्टी पे हमला होता है और सब मिल करके उस पर हमला करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो उसका वोट बैंक है और वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा होता है। मोदी के लिए कहा जाता है कि यदि 2002 का दंगा वो नहीं होता तो मोदी नहीं होते। तो अब जब सारा विपक्ष, पूरा देश का विपक्ष एक होकर के मोदी पे अटैक कर रहा है, सिर्फ मोदी, बीजेपी भी नहीं, सिर्फ मोदी, तो इसका कहीं उनको फायदा तो नहीं होगा? ये भी तो होता है कि उनका भी तो एक अपना बड़ा वोट बैंक है। इसका निश्चित रूप से मोदी को फायदा भी हो सकता है जब बहुत सारे दुश्मन एक साथ हो जाएं और ऐसा दिखने लगे कि सब मिलके एक के पीछे पड़ गए, तो एक सिंपैथी जो भारतीय जनमानस की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि जिसके पीछे सब पड़ जाएं उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति पैदा हो जाती है। लेकिन उसमें यह है कि मोदी सहानुभूति के पात्र नहीं है। मोदी बहुत ही मजबूत नेता हैं, राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, संगठन के रूप से। उनकी पार्टी इस समय देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 करोड़ से ज़्यादा उसके वर्कर हैं। जिस पार्टी के रजिस्टर्ड वर्कर, पार्टी के अध्यक्ष का दावा है पार्टी का कि 10 करोड़ से ज़्यादा उसके वर्कर हैं। 120 करोड़ 30 करोड़ के देश में जिस पार्टी के 12 करोड़ वर्कर हों, एक वर्कर में अगर 4 तो 10 के 40 करोड़ वैसे हो जाता है। 4 की फैमिली अगर आप अनुमान लगा लें तो लगभग 30-40 करोड़ तो इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार है। तो आज की रैली को किस रूप में लिया जाए? मतलब एक माहौल बनाने का काम किया इस रैली ने मोदी के खिलाफ। इस तरह की रैलियां अभी मुझे लगता है कि चुनाव से पहले 1-2 और होंगी। वो हो सकता है अखिलेश यादव भी अपने उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की रैली करें, हो सकता है तेजस्वी यादव भी इस तरह की एक रैली करें। ये सारे जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता, इनको इस तरह की रैलियों की जरूरत है अपने वोटर को ये बताने के लिए कि मैं छोटा नेता नहीं हूँ, मैं इतने नेताओं को उतार सकता हूँ और ये सारे नेता मेरे साथ हैं। और कल को अगर मेरा समय साथ दिया, आप लोगों ने सीट सही से दिया और समय लोगों ने साथ दिया, तो ये सारे लोग हमको भी कुछ बड़ा बना सकते हैं। तो ये मैसेज देने में ये कामयाब रहे हैं और अभी और आगे इस तरह की रैलियां होंगी, यही माना जाए। और काफ़ी हद तक मतलब एकजुटता से कहीं ना कहीं बीजेपी पे प्रेशर बढ़ा। हालांकि प्रधानमंत्री ने सिलवासा से उसकी जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये रैली मायने रखती है क्योंकि भीड़ इसमें ठीक ठाक जुटी थी और नेता भी ठीक ठाक जुटे थे। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की रैली में भीड़ ना जुटे तो किसमें जुटे? तो चलिए, ये रहा कोलकाता की रैली का मैसेज। बीजेपी पे निश्चित रूप से दबाव बढ़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी दबाव बढ़ा है। उन्होंने सिलवासा एक कार्यक्रम में थे, वहां से उन्होंने जवाब देने की कोशिश भी की। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीच रैली के बीच में जवाब देने की कोशिश की और कार्रवाई का भी संकेत दिया अपने नेताओं को लेकर के। माहौल बनना शुरू हो गया है चुनाव का। अब देखते हैं, क्योंकि ये चुनाव में तो पैंतरेबाजी होती है कि सभी खिलाड़ी अपने अपने पैंतरे पे आ डटे हैं, कौन किसको कैसे डेंट करता है, कैसे फायदा लेता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। और घंटी बजा दें। घंटी बजाएं।